यदि आप क्लास 10वीं में हैं यानी कक्षा 10वीं में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जो कि हम 2 लेक्चर इसका हम डाल चुके हैं, यानी कि 2 लेक्चर हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें कि हम पढ़ा चुके थे। और तीसरा लेक्चर जो कि है जिसमें हम ऑक्सीकरण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अवकरण अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अवकरण अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे और दहन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो चलिए ऑक्सीकरण देखते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, कौन सा अभिक्रियाएं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहेंगे जिसमें क्या होता है O2। O2 तो आप लोग जानते होंगे, O2 मतलब ऑक्सीजन। कोई इधर तत्व हो, क्या हो? कोई तत्व हो या यौगिक हो, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। संयोग मतलब मिलना होता है। देखिए क्या होता है, कोई तत्व हो, क्या हो? कोई तत्व या कोई यौगिक हो। क्या बोले? फिर से बोलिए तो। कोई तत्व हो या कोई यौगिक हो, यदि उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाए, कोई तत्व है यानी कोई तत्व है या कोई यौगिक है, उसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, ऑक्सीजन जुट जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है ना? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जब कोई तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या बोले? जब किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन के साथ यदि ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन एक प्रकार क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन तत्व है और तत्व के साथ हम क्या किया? ऑक्सीजन का संयोग करवा दिए, यानी मिला दिए। तो संयोग करवाने के बाद में क्या बनता है? जल बनता है। जल मतलब H2O बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ में क्या, किसका संयोग हो रहा है? किसका संयोग हो रहा है? ऑक्सीजन का। ठीक है ना? यानी कि किसी तत्व के साथ में किसका संयोग हो रहा है? ऑक्सीजन का। जब किसी तत्व के साथ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक, चलिए जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? O2 के साथ। O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है, यानी कि तत्व है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। क्या बनेगा? Al2O3। Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि एल्युमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर से बोलिए तो, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम? यदि तत्व या यौगिक की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल करके क्या बनाता है? जल बनाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से मिल करके क्या बनाती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। सीधा समझिए, यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, यानी O2 के साथ क्रिया करेगा, तो यह कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। किसके कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाया? ये ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ये ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से यदि क्रिया कर लिया, कौन अभिक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कराएगा? ऑक्सीकरण। अभिक्रिया यानी कि जब कोई तत्व या यौगिक किसके साथ क्रिया करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ, यही वाला ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना? क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ। कौन क्रिया करेगा? कोई तत्व हो या धातु, या तत्व हो या यौगिक हो, कोई तत्व हो या यौगिक हो। जैसे ये है, ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों तत्व या यौगिक है। ठीक है ना? सीधा समझिए, यदि तत्व या यौगिक के साथ कोई ऑक्सीजन क्रिया करे, यानी कोई तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो, तो क्या बनता है? जो इधर पदार्थ बनता है, कुछ ना कुछ पदार्थ बनेगा, यानी ऑक्सीजन मिलने के बाद में कुछ पदार्थ होना। ऑक्सीजन से क्रिया होने के बाद में, जो ऑक्सीजन से क्रिया हुआ तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक, इसका उल्टा समझिए। उल्टा करने का मतलब, यदि यदि वह हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा? हाइड्रोजन से। देखिए सेम इसी तरह हम लिखते हैं, तत्व या यौगिक। तत्व या यौगिक। यहां पर हम क्या करवा रहे थे? ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाएंगे। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यानी जब किसी तत्व या यौगिक के साथ यदि हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो, जब किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया हो, तो उसको कौन सा क्रिया कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रियाएं।
चलिए, अवकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जब कोई तत्व हो या यौगिक हो उसके साथ यदि हाइड्रोजन की क्रिया हो, क्या हो, हाइड्रोजन का मिलावट हो, हाइड्रोजन के साथ मिलन हो, हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो, तो उसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रियाएं। और यदि वही सेम किसी तत्व या यौगिक के साथ किसका अभिक्रिया हो, ऑक्सीजन का हो, जैसे यहाँ पर लिखे हैं ऑक्सीजन की क्रिया हो, इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन का किसके साथ क्रिया करवाएंगे? क्लोरीन के साथ। कोई भी धातु है उसके साथ क्या करवा देंगे? हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ किसी तत्व या धातु के साथ, यानी कि किसी, देखिए यहाँ पर किसी तत्व या यौगिक है, कोई तत्व या यौगिक, ये धातु नहीं है, ये धातु नहीं, ये अधातु है। यानी कि कोई तत्व या यौगिक हो, सीधा समझिए, कोई तत्व या यौगिक हो उसके साथ यदि हाइड्रोजन मिल जाए, हाइड्रोजन का संयोग हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया। तो मिल करके बनेगा क्या? 2HCl बनेगा, 2HCl। यहाँ पर ये एक प्रकार का क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। ये एक तत्व है, इसके साथ में क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन मिल रहा है, तो कौन अभिक्रिया बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन, ये भी हम बोल सकते हैं, ये इसको हम तत्व मान लेंगे और इसके साथ हाइड्रोजन की क्रिया हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का जो क्रिया हो रहा है इसको भी हम बोल देंगे अवकरण अभिक्रिया है। ठीक। यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ मिल कौन रहा है? हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन जो मिल रहा है क्लोरीन के साथ मिल रहा है। क्लोरीन के साथ कौन क्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है, यानी हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। यानी हाइड्रोजन जिसके साथ मिलेगा, हाइड्रोजन जिसके साथ मिलेगा उसका क्या होता है? अवकरण होता है। उसका क्या होता है? अवकरण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक लाइन में, यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसलिए, या तो अतः, यहाँ पर अतः, यहाँ कहने का मतलब इस अभिक्रिया में, इस समीकरण में किसका? क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यानी कि जिसके साथ हाइड्रोजन का संयोग हो उसी का अवकरण होता है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका हो रहा है? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसका हुआ? एल्युमिनियम का। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है ऑक्सीकरण? हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, इसलिए क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर, एक मिनट, चलिए, यानी कि जिस तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो उसका क्या होता है? अब ऑक्सीकरण होता है। जब किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या हाइड्रोजन का संयोग हो वहां पर क्या होता है? अवकरण होता है। ठीक। इसमें एक और परिभाषा बनती है, इसमें एक और परिभाषा बनती है, समझिए कौन सा परिभाषा बनती है? जब कोई यौगिक है, क्या है? यौगिक है, यदि इस यौगिक से क्या हो? हाइड्रोजन का वियोग हो, हाइड्रोजन का क्या हो? हाइड्रोजन का वियोग हो। वियोग करने का मतलब ह्रास हो, ह्रास करने का मतलब हाइड्रोजन यौगिक से क्या हो? निकलता हो। वहां पर भी क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यहाँ पर भी कौन सा अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक। चलिए, यदि यहीं पर क्या हो? यदि यौगिक से क्या हो? यदि इस यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग हो, ऑक्सीजन का वियोग करने का मतलब ऑक्सीजन निकलता हो यौगिक से, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या ऑक्सीजन ह्रासित होता है, या ऑक्सीजन का वियोग होता हो, ऑक्सीजन का वियोग होता हो,
तो वह कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? देखिए ऑक्सीजन का वियोग होता है तो अवकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का वियोग होता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? अवकरण। अवकरण अभिक्रियाएं। क्या हम बोले? यदि ऑक्सीजन, यदि यौगिक से ऑक्सीजन यदि निकल रहा है कौन अभिक्रिया कहलाएगा? अवकरण। और यदि ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। सीधा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे उल्टा टाइप का नहीं समझिएगा। क्या बोल रहे हैं? एक दो चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। यदि तत्व या यौगिक के साथ, यदि तत्व या यौगिक के साथ, यौगिक के साथ क्या हो? हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो, यह भी क्या कहलाएगा? सेम ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ भी तत्व या यौगिक के साथ यदि ऑक्सीजन का संयोग हो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन के संयोग, अवकरण का मतलब हाइड्रोजन का संयोग, ठीक ना। दूसरा बोलेंगे क्या? यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, यहाँ पर बोलेंगे यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। चलिए अगला क्या यहाँ पर लिखे हैं? अवकरण यहाँ पर लिखा है। जब किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है, या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो उसको क्या बोल देंगे? अवकरण अभिक्रिया। और सेम इसी तरह से जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का क्या हो? संयोग हो, और हाइड्रोजन का वियोग हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑक्सीकरण में क्या होती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन से संयोग होती है, हाइड्रोजन संयोग होती है, हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा। क्यों? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर रहता है ऑक्सीकरण। क्या रहता है यहाँ पर? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होती है? इसका उल्टा होता है। वहां पर देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ में संयोग होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि O2 बढ़ेगा, O2 क्या होगा? बढ़ेगा, और प्लस में क्या होगा? हाइड्रोजन घटेगा। समझे कि नहीं समझे? क्या बोले हम? जब किसी तत्व या यौगिक के साथ या किसी पदार्थ के साथ यदि हाइड्रोजन का संयोग हो तो अवकरण कहलाता है, यदि ऑक्सीजन के साथ संयोग हो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है तो ऑक्सीकरण कहला रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा। हाइड्रोजन के साथ संयोग हो रहा था, अवकरण कहला रहा था, हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, देख लीजिएगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे? देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अवकरण अभिक्रियाएं, क्या हम बोले? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अवकरण अभिक्रियाएं के सम्मिलित रूप को ही रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इन्हें ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया दोनों क्या चलती है? एक साथ होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? यौगिक है। यह क्या है? यौगिक है। इस यौगिक से क्या हो रहा है? यौगिक का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट करने का मतलब एक से ज्यादा तत्व हो। यहाँ पर देखिए कॉपर है, एक ऑक्सीजन है, दो तत्व है ना। जहां पर एक से ज्यादा तत्व रहता है ना, उसी को यौगिक बोलते हैं। देखिए ये यौगिक है, यौगिक से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल करके, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल करके सिर्फ यहाँ Cu बचा है। तो ऑक्सीजन निकलना, यौगिक से ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। यौगिक से ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है? अवकरण। लेकिन वही यौगिक में ऑक्सीजन मिलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। निकलना, ऑक्सीजन निकलना अवकरण, ऑक्सीजन के साथ मिलना ऑक्सीकरण। समझिएगा सही से। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या रहा है? ऑक्सीजन क्या रहा है? यहाँ पर निकल रहा है, निकलने का मतलब निष्कासित हो रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है, तो निष्कासित होकर के कॉपर यहाँ बना। कहने का मतलब यौगिक से यदि ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। अब फिर यहाँ पर देखिए सेम यही ऑक्सीजन क्या करता है? इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? H2O यानी जल बनाती है। क्या बनाती है? जल। यहाँ पर क्या देखे? ऑक्सीजन इससे निकल रहा है, ऑक्सीजन लिख देते हैं यहाँ पर। O2 का निष्कासन, O2 का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। O2 का क्या हो रहा है? निष्कासन। अब फिर यही O2 H2 के साथ मिल करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। यहाँ O2 का क्या हो रहा है? O2 का संयोग हो रहा है। समझिए, O2 का निष्कासन का मतलब क्या हो गया? O2 के निष्कासन का मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ? अवकरण। कौन सा हुआ? अवकरण। और यही O2 फिर इसके साथ मिल गया, तो O2 का मिलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और O2 का निकलना अवकरण। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हम क्या देखें? एक ही रिएक्शन में
ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, यानी एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी अवकरण भी। कहने का मतलब एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं हो रही है। देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती है, इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल के टाइम में रहता है, वहां पर लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन में लिखा हुआ वहां पर रहेगा एग्जाम में, क्या रहेगा, कुछ रिएक्शन रहेगा, इसी टाइप का कुछ रिएक्शन रहेगा, उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो वहां पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यदि निकल रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख लीजिएगा, और अवकरण अभिक्रिया यदि दोनों फॉलो हो रहा है तो मार दीजिएगा क्या, टिक कर दीजिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में। ठीक, चलिए अगला देखिए। चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं vs अवकरण अभिक्रिया, मतलब दोनों में क्या तुलना, दोनों में तुलना करते हैं, दोनों में कंपेरिजन चल रही है। कंपेरिजन करने का मतलब क्या है, तो सीधा समझिए हम क्या बताएं, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का मिलना, अवकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का मिलना। यहाँ पर देखिए, इधर लिखे हम ऑक्सीकरण, इधर लिखे अवकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का मिलन, ऑक्सीजन का यानी O2 का मिलन, O2 का मिलना, O2 का मिलन। इधर क्या होता है, अवकरण का मतलब होता है H2 का मिलन, H2 का मिलन कहने का मतलब, H2 का मिलन करने का मतलब, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ पर क्या देखिएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का संयोग होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। और यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। और अगला देखिए, यह ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खो देता है। और यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गमन में तो खो जाता है, नष्ट होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें डिक्रीज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन पता है, यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खोता है। अगला देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीजन से संयोग कर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन से यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, ऑक्सीजन से संयोग हो रही है, ऑक्सीजन से क्या हो रही है, संयोग। यहाँ पर ऑक्सीजन से संयोग हो रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन से संयोग हो रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन से संयोग हो रही है। यदि ऑक्सीजन से संयोग हो जाए, यदि ऑक्सीजन से क्या हो जाए, ऑक्सीजन से संयोग हो जाए, यदि ऑक्सीजन से संयोग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन से इस अभिक्रिया में संयोग हो रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ये क्या है, ये एक प्रकार का यौगिक है, ये क्या है, एक यौगिक है, क्या है यह, यौगिक है। इस यौगिक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन। तो समझिए, ऑक्सीजन का निष्कासन, यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होना ही क्या कहलाता है, यौगिक से यदि ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए तो उसको अवकरण बोलते हैं, और यदि ऑक्सीजन से संयोग हो जाए तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए अवकरण, ऑक्सीजन से संयोग हो जाए तो ऑक्सीकरण। समझे कि नहीं समझे, एक और फिर से समझाते हैं हम। देखिए, एक एक ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, एक तो कौन हुआ, अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। तो यहां पर देखिए, चलिए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीकरण में हम क्या बोले, ऑक्सीजन के साथ संयोग होना है। यहां पर हम क्या बोले, ऑक्सीकरण में O2 के साथ मिलन, यानी O2 के साथ संयोग होना, O2 के साथ क्या होना, संयोग, यानी O2 के साथ यहाँ पर संयोग होता है। और साथ ही साथ यौगिक से हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग, वियोग का मतलब ह्रास। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से पूछेगा, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग होना कौन सा क्रिया है, समझिएगा, हाइड्रोजन यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, वियोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, वियोग, और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का H2 का संयोग, यानी कि किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग। और O2 का क्या होता है, O2 का वियोग होता है, O2 का क्या होता है, वियोग होता है। ठीक, चलिए चलिए अगला समझिए।
अगला दहन, अगला कौन सा? दहन। दहन किसको बोलेंगे? दहन का मतलब क्या होता है? जलना। दहन का मतलब क्या होता है? ज्वाला के साथ जलना। मतलब दहन हम बोलेंगे किसको? वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या बोलेंगे? दहन भी एक प्रकार का क्या? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। दहन भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। सिर्फ कोई भी वस्तु, कोई भी जल रहा है तो उसको हम दहन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, जैसे यहाँ पर एक मोबाइल रखा है, इसका जैसे सर्च लाइट हम जला देंगे, जैसे लाइट इससे जला देंगे, यानी लाइट जो मोबाइल से जलाते हैं, फ्लैश लाइट जो जलाते हैं, तो वो भी जल रही है, तो वो जल रही है, क्या वह दहन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा दहन। क्यों नहीं दहन कहलाएगा? क्योंकि वह जल जो रहा है ना, जल, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा। अब कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब है कुछ पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के कुछ नया पदार्थ बनता है और उसका गुण क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो वह चीज वहां पर नहीं होता है, ठीक ना। जैसे फ्लैश लाइट जल रहा है, तो जो जल रहा है लास्ट में, जो जल रहा है, जो लास्ट में जो बचा वही वही का वही रहता है, ठीक। जैसे जैसे बल्ब ही जलाते हैं, बल्ब में जलाते हैं, उसका फिलामेंट जो जलती है, तो जलने के बाद भी लास्ट में फिलामेंट तो बच ही नहीं जाता है। फिलामेंट पहले जल रहा था, लास्ट में फिलामेंट बच गया, वहां पर क्या होता है? फिलामेंट जल रहा था, लास्ट में फिलामेंट ही बच गया, तो वहां पर देखिए, तो वहां पर हुआ क्या? चेंजिंग कुछ हुआ? गुण में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ परिवर्तन, इसलिए उसको रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। जब उसको रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे तो उसको दहन भी नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दहन भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। दहन के लिए क्या जरूरी है? रासायनिक अभिक्रिया जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब उसके गुण में परिवर्तन भी चाहिए, ठीक। देखिए, दहन में सबसे पहले देखिए, कोई भी पदार्थ जल करके, कोई पदार्थ जल करके क्या देती है? ऊष्मा और प्रकाश। दहन, दहन में क्या होता है? कोई भी पदार्थ जल करके, कोई भी पदार्थ क्या होता है? जल करके, कोई भी पदार्थ जल करके क्या देती है? ये पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश देती है। क्या देती है? ऊष्मा और प्रकाश। जल करके ऊष्मा और प्रकाश देती है। ऊष्मा प्लस प्रकाश, यानी ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो दहन के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज चाहिए ना। दहन में दो चीज निकलती है, क्या क्या निकलती है? दहन यानी कोई पदार्थ को जलाएंगे तो उससे ऊष्मा निकलेगा और उससे क्या निकलेगा? लाइट। कहने का मतलब प्रकाश निकलेगा। इसी को हम दहन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दहन। अब दहन के लिए चाहिए क्या क्या? देखिए, दहन के लिए, दहन के लिए सबसे पहला, यदि हम कोई पत्थर एक ले लेंगे, क्या पत्थर में एक माचिस से जलाएंगे तो जलेगा पत्थर? नहीं जलेगा। जबकि बताइए, माचिस से जलने वाला चीज है कि नहीं? माचिस से जल जाएगी। जैसे रुई को जलाएंगे तो रुई तो जल जाएगी माचिस से, पत्थर जलेगा? नहीं जलेगा। तो दहन के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए, दहन दहन के लिए चाहिए क्या क्या? सबसे पहला ऐसा पदार्थ लेंगे जो जल जाए, यानी कि जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जलने वाला पदार्थ, यानी कहने का मतलब दहनशील पदार्थ। दहनशील का मतलब जो जल जाए पदार्थ, दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ होना चाहिए पहला नंबर। क्या बोले हम? यानी दहन के लिए आवश्यक कंडीशन, यानी कि आवश्यक शर्त है, यानी दहन जो है कब है, दहन कब होगा? सब दहन, दहन के लिए कोई भी पदार्थ होना चाहिए तो वह जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। कहने का मतलब दहनशील पदार्थ चाहिए। दहनशील पदार्थ का मतलब है जो पदार्थ क्या हो जाए? आसानी से जल जाए, ठीक ना। दूसरा नंबर, मान लीजिए कोई जलने वाला पदार्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है कुछ, जैसे यही ले लिए, एक मोटा, कुछ मोटा सील ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मोटा सील लेते हैं, या मोटा एक प्लाई लेते हैं। क्या लेते हैं? मोटा प्लाई या मोटा सील, जो कि जलने वाला पदार्थ है। जलने वाला है कि नहीं? तो जलने वाला पदार्थ दहन से पदार्थ तो कहलाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? माचिस की तीली लेंगे, बार करके लगा देंगे, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। माचिस की तीली से उसको हम नहीं जला सकते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ जलने के लिए उसका पर्याप्त टेम्परेचर भी चाहिए, पर्याप्त तापमान भी चाहिए। कहने का मतलब प्रज्वलन ताप, यानी कि प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप कहने का मतलब जितना आवश्यक उसको टेम्परेचर है उतना ताप उसको मिलना चाहिए, तब वह पदार्थ जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तीसरा एक है ऑक्सीजन। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। कहने का मतलब O2 भी चाहिए। क्या चाहिए? O2 भी चाहिए, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी चाहिए, प्लस में दहनशील पदार्थ होना चाहिए और प्रज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप भी लिख सकते हैं वहां पर, ठीक। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या हो जाए? जलने लगे। एक चाहिए दहनशील पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ जल सके, और ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि वायु चाहिए, यानी कि दहन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। और ज्वलन ताप भी चाहिए। क्या चाहिए? ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप भी चाहिए, यानी कि वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है? जलना प्रारंभ करता है, स्टार्टिंग करता है, ठीक ना। उसी को हम प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप बोलते हैं। चलिए, देखिए, ज्वाला के तीन भाग हैं। ज्वाला कितने भाग हैं? तीन भाग।
कौन कौन है? एक आंतरिक भाग है, एक मध्य भाग है, एक बाहरी भाग है। यानी ज्वाला के कितने भाग हैं? यानी कोई पदार्थ जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा? ज्वाला निकलेगा। सबसे पहले हम समझे कोई पदार्थ जल रही है, अगर रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रहा है उसको हम दहन बोलेंगे, और उससे प्रकाश और उष्मा निकलना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे। दहन के लिए हमको कितना चीज चाहिए? 3 चीज चाहिए। कितना कंडीशन चाहिए? कितना आवश्यक शर्तें चाहिए? 3 चीज। सबसे पहली कौन सा है? ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि वैसा पदार्थ लेंगे जो जल जाए। दूसरा, उसके लिए टेम्परेचर भी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर। कहने का मतलब जिस नियंत्रण ताप पर वह जलना प्रारंभ करे उतना टेम्परेचर चाहिए तब वह जलेगा, वैसे नहीं जलेगा। यानी ज्वलनशील, यानी कि प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक ना। तीसरा हम क्या बोले? जलने के लिए क्या चाहिए? पर्याप्त। जलने के लिए पर्याप्त मात्रा वायु चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। चलिए, अब जो जल रही है उससे क्या निकल रही है? ज्वाला। ज्वाला के भी 3 पार्ट होता है। कौन कौन? एक ज्वाला देखिए यहाँ पर जैसे जल रही है, तो एक आंतरिक भाग होता है, नीचे वाला भाग, एक बीच वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग। इसी तरह से यहाँ पर लिखे हैं। एक कौन सा भाग? वो आंतरिक भाग, नीचे वाला भाग, एक मध्य वाला भाग, एक सबसे ऊपरी वाला भाग। सबसे ऊपरी वाला भाग। देखिए, आप मानिए तो जैसे एक कोई भी चीज को हम जला रहे हैं, कोई तीली कोई जला दे, कोई भी किसी चीज को, किसी पदार्थ को हम जला रहे हैं, समय जलाने के बाद में सबसे ऊपर में जलाता है और नीचे जलाता है, बीच में जलाता है। क्या टेम्परेचर सभी जगह समान रहता है? तापमान सभी जगह समान रहता है? तापमान सभी जगह समान नहीं रहती है। सबसे तापमान ज्यादा कहां पर रहती है? ऊपर वाला पार्ट पर, यानी कि बाहरी पार्ट पर। बाहरी पार्ट जो होता है ना, बाहरी भाग, ज्वाला का सबसे बाहरी भाग गर्म भाग होता है। कैसा होता है? गर्म भाग। और उसका कलर कैसा होता है? ज्वाला का नीला रहता है। कलर कैसा आता है? नीला। अब बीच में जो रहता है, बीच में यानी बीच मध्य वाला भाग, वह मीडियम तापमान रहता है, उसका मीडियम तापमान। उसका कलर कैसा होता है? पीला कलर होता है। कैसा होता है? पीला कलर। और चमकदार भाग, यानी चमकता हुआ पीला भाग होती है। और सबसे ऊपर वाला भाग कैसा होता है? ऊपर वाला भाग सबसे गर्म होता है, यानी टेम्परेचर ज्यादा रहती है, और उसका कलर कैसा होता है? उस ज्वाला का कलर नीला कलर होता है। ठीक। और सबसे आंतरिक, आंतरिक कहने का मतलब सबसे नीचे वाला भाग जो होती है, सबसे नीचे वाला भाग जो रहती है ज्वाला का, वह कैसा रहता है? सबसे ठंडा रहती है। सबसे कैसा रहता है? ठंडा। और कैसा रहता है? उसका रंग काला रहता है। क्या रहता है? काला रहता है। अब वहां पर पूर्ण दहन भी नहीं होता, वहां पर अपूर्ण दहन होती है। वहां पर क्या होती है? अपूर्ण दहन होती है। और देखिए, सीधा समझिए, एक कोई पदार्थ जला रहे हैं, जैसे मानिए कोई मोमबत्ती यहाँ पर है। क्या है? मोमबत्ती। इस मोमबत्ती को जब हम जलाएंगे, यानी कि लो के साथ जलाएंगे, इसमें 3 भाग होगा। कितना भाग होगा इस ज्वाला में? 3 भाग। ये क्या है? ज्वाला। ज्वाला में कितना भाग होगा? 3 भाग होगा। 3 भाग कौन कौन होगा? एक ये वाला भाग आंतरिक हो गया, ये मध्य वाला भाग हो गया, ये बाहरी वाला भाग हो गया। क्या क्या हम बोले? ये आंतरिक भाग, ये मध्य भाग, ये बाहरी भाग। बाहरी भाग जो होता है सबसे गर्म वाला भाग होता है। सबसे क्या होता है? गर्म वाला भाग। सबसे ज्यादा गर्म होती है, गर्म वाला भाग। ये वाला पार्ट जो था ना, आंतरिक भाग, ये सबसे कम ठंडा, यानी सबसे ठंडा होती है, सबसे ठंडा, यानी कम गर्म होती है, ठंडा भाग है। क्या है? ठंडा भाग, सबसे कम ठंडा। ये मध्य भाग में होता है मध्य टेम्परेचर, मतलब मध्यम तापमान रहता है, मध्य तापमान, यानी कि ना तो ज्यादा गर्म होता है ना तो ज्यादा ठंडा होती है। और इसका कलर भी बता दिए कैसा होता है। इस ज्वाला का कलर कैसा होता है? काला टाइप का। क्या होता है? काला। कलर इसका कैसा होता है? काला। ज्वाला का कलर काला होता है। और ऊपर में जो ऊपर के ज्वाला का भाग कैसा होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला। ऊपर में जो इसका भाग कैसा होता है? सबसे ऊपर में जो रहती है उसका नीला कलर होता है, यानी ज्वाला कलर कैसा होता है? नीला। और यहाँ पर जो रहता है बीच में, उसका भाग कैसा होता है? पीला। उस ज्वाला का कलर कैसा होता है? पीला। पीला कहने का मतलब पूरा चमकदार रहेगा, पूरा चमकदार। और ऊपर में टेम्परेचर ज्यादा, जला देंगे, यहाँ पर हाथ रखेंगे ना, हाथ यहाँ पर ज्यादा ज्यादा यहाँ पर जलेगा हाथ। बीच वाला भाग कम जलता है, यहाँ पर तो और कम जलता है। समझे कि नहीं समझे? 3 भाग हम समझा दिए। चलिए अगला बताते हैं। चलिए, दहन, इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। क्या है? एग्जांपल। देखिए, मोमबत्ती का जलना भी दहन कहलाता है, मैग्नीशियम का भी दहन होता है, हाइड्रोजन का भी दहन होता है, प्राकृतिक गैस का भी दहन होता है, पेट्रोल का भी दहन, लकड़ी का। ये सब पदार्थ का क्या होता है? दहन। लगभग पदार्थ, सभी पदार्थ का क्या होता है? दहन होता है। दहन के लिए आवश्यक शर्त यही है, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, उसका दहन होगा ही। ठीक ना। और उसके टेम्परेचर टाइप का जितना जितना उसको तापमान चाहिए, जितना उसकी ज्वलन ताप की प्राप्ति है, जितना तापमान में उतना टेम्परेचर चाहिए, तब ये वह पदार्थ जलेगा। अगला है एलपीजी। अगला क्या है? एलपीजी। एलपीजी कहने का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक। इसमें समझिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में जो होता है, कितने घटक होती है? कितने घटक होती है? इसका कंपोनेंट जो होती है, घटक जो होती है, 3 गो होती है। कौन कौन? एक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन कौन होता है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये एलपीजी एक ऐसा है जो कि एलपीजी कहाँ बढ़ता है? जैसे हम लोग सिलेंडर में भराते हैं, जैसे सिलेंडर लेते हैं तो 14 लीटर, 14.2 लीटर या 14 लीटर के अप्रोक्स में, उसमें क्या रहता है? यही एलपीजी रहता है। या यहाँ पर जो हम लोग सिलेंडर में लाते हैं ना, सिलेंडर में गैस जलाते हैं, वह किस फॉर्म में रहता है? लगता है क्या है? गैस में होना चाहिए, लेकिन गैस में नहीं रहता है। किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? द्रव, द्रव के रूप में रहता है। ठीक है ना, द्रव के रूप में।
जैसे उसमें डालते हैं, सिलेंडर में भर देते हैं, क्या क्या, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक ना। उसमें जो ऊपर में रहता है नोजल टाइप का, उसको जैसे दबाते हैं, दबाने के बाद में जो निकलती है वह गैस फॉर्म में मिल जाती है, गैस फॉर्म में निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है? गैस फॉर्म में। एक चीज और समझिए, ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तीनों में गंध नहीं होता है। क्या? गंध नहीं होता है। इस तरह से एलपीजी में भी गंध नहीं निकलना चाहिए, ठीक ना। एलपीजी जो रहता है उसमें गंध, देखिए यहाँ पर क्या हम लिखे हैं, ये रंगहीन और गंधहीन होती है। एलपीजी क्या होती है? रंगहीन और गंधहीन। कहने का मतलब गंधहीन मतलब गंध उसमें नहीं होता है। गंध क्या होता है? उसमें नहीं था, और उसका कोई कलर भी नहीं होता है, और उसमें गंध भी नहीं होता है। तो लेकिन जो लीक जो करता है उससे गंध निकलती है। ऐसा क्यों? जब एलपीजी में गंध रहबे नहीं करता है, ना तो इथेन में गंध है, ना तो प्रोपेन में गंध है, ब्यूटेन में गंध, और यही तीनों से मिलकर के एलपीजी बना, उसमें गंध जब रहबे नहीं करता तो गंध निकलता क्यों है? गंध उसमें निकल, मतलब जब लीक होती है तो गंध का पता कैसे चलता है? देखिए, यही लीकेज से बचने के लिए, यानी कि सिलेंडर में जो लीकेज होता है, पाइप में जो लीकेज होता है, उस लीकेज से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए, उसमें मरकैप्टन, कौन सा मरकैप्टन? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है। इथाइल, इथाइल मरकैप्टन उसमें क्या करता है? सिलेंडर में मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है? क्योंकि यह काफी गंध होता है, यानी कि इस, ये क्या होता है? गंधहीन नहीं, इससे गंध निकलती है, काफी गंध होता है इसमें। ये क्या होती है? जब इसको गंध युक्त पदार्थ यह है इथाइल मरकैप्टन, इस इथाइल मरकैप्टन को जब क्या करते हैं, सिलेंडर में मिला देते हैं, जैसे लीकेज हुआ तो ये तीनों तो निकलवे करेगा, साथ साथ में ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें मिलाए हैं। किसमें मिलाए हैं? एलपीजी वाला सिलेंडर में मिलाए हैं। ये भी उससे क्या होगा? लीकेज होगा, ये भी निकलेगा। जब यह निकलेगा तो यह क्या है? गंध युक्त है। गंध युक्त है तो उससे गंध ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, हाँ गंध निकल रहा है। गंध निकलने का मतलब हम समझ जाएंगे गैस का क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस वहां पर लीक हो रहा है, या पाइप से लीकेज हो, या कहीं से भी लीकेज हो, ठीक ना, या बर्नर से लीकेज हो, कहीं से हो, जैसे गंध आएगा तो हम समझ जाएंगे क्या, इथाइल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है, इससे गंध निकल रही है, समझ जाएंगे गैस का क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। लेकिन क्या इसका कोई योगदान है खाना बनाने में? इसका योगदान नहीं। इसका क्या योगदान है? सिर्फ लीकेज का पता करने में। देखो, सबसे अच्छी बात है ये लीकेज का पता करने के लिए उसमें मिलाना चाहिए, ताकि लीकेज पता चल जाए। अगर माना कि यह नहीं उसमें रहता, अगर लीक हो गया पता चलता? पता नहीं चलता। ये एग्जाम में लेकिन पूछता है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है, एलपीजी में गंध युक्त कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, यानी रिसाव को पता करने के लिए। यानी गैस में जो रिसाव होती है, चूल्हे में जो रिसाव होती है, उसको पता करने के लिए एलपीजी सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है? उसमें ठीक आप लोग क्या कीजिएगा? इथाइल मरकैप्टन। क्या कीजिएगा? इथाइल मरकैप्टन। और देखिए इसका उपयोग क्या है, उपयोग भी देख लीजिए। रसोई घर में तो हम लोग जानबे करते हैं इसका उपयोग क्या है। रसोई घर में खाना बनाते हैं, उससे क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। और देखिए सीएनजी वाहन, देखिए वाहनों में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे सीएनजी जब नहीं मिलता है, सीएनजी वाहन में भी इसका उपयोग करते हैं। नाम तो है इसका सीएनजी वाहन, लेकिन जब सीएनजी वाहन के लिए जब सीएनजी नहीं मिलता है, क्या करता है? एलपीजी को इसमें मिला देता है, डाल देता है उसमें, किसमें? सीएनजी वाहन में। उसके बाद में क्या करता है? चलने लगता है गाड़ी, ठीक है ना। कहने का मतलब है इसका उपयोग है रसोई घर में खाना बनाने में, और सीएनजी वाले वाहन में एलपीजी का उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए इसका लाभ क्या है? लाभ यही है, इससे धुआं नहीं निकलती है। क्या है? इससे धुआं नहीं निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और जल निकलती है, ठीक है ना, उत्पन्न करती है कौन? एलपीजी। और इससे कोई धुआं किसी प्रकार का नहीं निकलता है। चलिए अगला देखिए, अगला लवन। लवन देखिए, जो कि अगला क्लास में हम बताए थे लवन किसको बोलते हैं। इसके पहले वाले जो क्लास था ना उसमें हम बताए थे लवन किसको बोलेंगे। लवन का मतलब है दो पदार्थ मिलना चाहिए। कौन कौन? एक अम्ल, एक भस्म। कौन कौन? एक अम्ल, भस्म बोलिए या क्षार बोलिए। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवन और जल बनाती है। क्या बोले? जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या बनती है? लवन और जल बनती है। और लवन का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और यह क्या है? न तो खट्टा होती है, न तो कड़वा होती है, ना तो तीखा होती है, ठीक है ना, ना तो नमकीन होती है। कहने का मतलब यह उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन। यानी कि लवण एक ऐसा पदार्थ है, न तो इसमें अम्ल का गुण पाया जाता है, न इसमें भस्म का गुण पाया जाता है। दोनों की क्रिया को क्या करता है? नष्ट कर देता है। यानी अम्ल भस्म की क्रिया को नष्ट करता है, भस्म अम्ल की क्रिया को नष्ट करता है, नष्ट करके बनाता है लवण और जल, ठीक। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लवण का पीएच मान कितना होता है? 7। यह कौन सा अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी उदासीन है, उदासीन होता है। लवण क्या होता है? उदासीन होता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों अभिक्रिया करके लवण बना लिया। क्या बनाया? लवण, और साथ ही साथ जल बनाता है, ठीक। जो कि ये सब जो रिएक्शन है, जो कि अच्छी तरीके से हम कौन सा चैप्टर में समझाएंगे, यानी 10th के जो केमिस्ट्री में जो है सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कौन सा है? यही चैप्टर है सेम। कौन? अम्ल, भस्म और लवण, इसमें हम बता देंगे सही से। चलिए अगला देखिए, अम्ल, क्षार और लवण में तुलना। अम्ल, क्षार, लवण में तुलना, ये भी अगला चैप्टर में बता देंगे। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है या कड़वा होता है।
लवण ना तो कड़वा होता है ना तो खट्टा होता है, ठीक ना। ये हाइड्रोजन आयन देता है और ये कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये हम फास्ट में बता दिए, जो कि इस चैप्टर का नहीं है, यहाँ पर लिखा है। ये जो है ना अगला चैप्टर हम बताएंगे, सेकंड चैप्टर में। चलिए अगला देखिए, कुछ कुछ रिएक्शन यहाँ पर लिखे हैं जो कि हम पहले बता चुके हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। फेरस भी कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करती है। देखिए तो यहाँ पर फेरस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को भगा रहा है। अब जैसे भगा दिया समझिए विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन मुक्त होगा और ऑक्सीजन मुक्त होगा। हाइड्रोजन किस पर मुक्त होगा, कैथोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी हम बता दिए। यहाँ पर लिखा है प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे एजी और बीआर में, ठीक है ना, इन बीआर2 में। कैल्शियम कार्बोनेट भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन हो रहा है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यहाँ पे टूट रहा है, वियोजित हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए तो, यहाँ पर NaCl है, AgNO3। यहाँ पर क्या हो रहा है, Na इसके आयन से मिल गया, यानी कि Na जो है इसका आयन ले लिया, इसका आयन, फिर Ag क्या क्या इसका आयन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर आयन का चेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसको बोलेंगे क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें क्या होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, और अवक्षेप किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। अवक्षेप किस रूप में होता है, ठोस रूप में। यही जो अवक्षेप किस रूप में है, ठोस रूप में है। और कलर कैसा होता है, सफेद होता है, ठीक ना, क्या होता है, सफेद। ये क्या है, अवक्षेप है। चलिए उदासीनीकरण में अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, ठीक ना। और रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ चलती है, यानी ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन से भी। यानी कहने का मतलब है ऑक्सीकरण और अवकरण जब साथ साथ होगा तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर जितना हम पढ़ाए सब क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उसमें अंतर लिखिए। कुछ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखिए, ठीक। यहाँ पर संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या कर रहा है, अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। संयोजन वियोजन अभिक्रिया क्या है, या तो उसमें अंतर लिखिए, सेम है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो बता दी उसमें भी अंतर लिखिए। एलपीजी का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य घटक क्या है। देखिए एक इसका जो है ना, इसका मुख्य घटक, इसमें टोटल 3 घटक है, क्या क्या, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन इसका मुख्य अवयव पूछेगा ना, क्या होता है, ब्यूटेन होता है। क्या होता है इसका, ब्यूटेन होता है मुख्य अवयव, यानी मुख्य घटक। यानी कि कौन घटक, मुख्य घटक। मुख्य घटक कौन होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक। चलिए इतना हम बता चुके, क्या क्या बता दिए, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण, यानी संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवकरण, ऑक्सीकरण, ये सब हम बता दिए, ठीक। तो उष्माक्षेपी भी बता दिए, उष्माशोषी भी, संतुलित रासायनिक समीकरण, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या था, टूट जाना। वियोजन का मतलब क्या था, टूट जाना। संयोजन का मतलब 2 पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बनाएगा। अब वियोजन का मतलब एक टूटेगा तो 3 बनेगा। अम्ल क्षार मिल करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल। यहाँ पर क्या है, दहन। दहन का मतलब है उष्मा देना चाहिए और प्रकाश आना चाहिए, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या हो, साथ साथ चलता हो, ठीक ना। द्विविस्थापन का मतलब है 2 यौगिक हो लेकिन आयन का क्या हो, आदान प्रदान करता हो। विस्थापन का मतलब क्या होता है, कोई ताकतवर क्या करता है, कमजोर को धक्का मार के भगा देता है। ताकतवर कहने का मतलब है मजबूत क्रियाशील वाला क्या करेगा, कमजोर क्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा, ठीक ना। उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा निकलना, और उष्माशोषी का मतलब उष्मा से अभिक्रिया होना, यानी उष्मा की जरूरत होती है और उष्मा इसमें निष्कासित होती है, ठीक ना। असंतुलित का मतलब है दोनों और परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। और संतुलित का मतलब दोनों और संतुलित यहाँ पर नहीं लिखा है, समझ लीजिए। और संतुलित का मतलब क्या होता है, दोनों और परमाणु संख्या असमान होता है, समान नहीं हो। और संयोजन मतलब मिलना, और वियोजन मतलब टूटना, ठीक ना। तो इतना हम बता दिए, जो कि पहला चैप्टर पूरी तरीका से खत्म हो चुका है, ठीक ना। अगला जो पार्ट आएगा उसमें सेकंड चैप्टर बताएंगे केमिस्ट्री का, जो कि कौन सा सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड चैप्टर नहीं है। सेकंड चैप्टर कौन सा है, अम्ल, भस्म और लवण, जो कि दूसरा चैप्टर है।